हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसमें हम लोग प्रश्नावली 4.3 तो पढ़ने वाले थे, लेकिन हम लोग पहले उदाहरण नंबर 7 और 8 तो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कल अपना प्रश्नावली 4.3 तो शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग उदाहरण नंबर 7 और 8 तो पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे कि जो प्रश्नावली 4.3 में भी उसका उपयोग है, और उसी के आधार पर उदाहरण नंबर 7 और 8 सवाल होंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का उदाहरण नंबर 7 तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धाचार्य का सूत्र। सिद्धाचार्य का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सिद्धाचार्य का सूत्र। पहले लिखेंगे कि यदि ये द्विघात समीकरण, यदि कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं, तो यदि द्विघात समीकरण माना द्विघात समीकरण माना द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण हमारा तो क्या है, द्विघात समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं कि माना द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या है? तो यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह क्या है? एक प्रकार का द्विघात समीकरण है जब किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव ना हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब किसी, पहले हम लिख लेते हैं सिद्धाचार्य का फार्मूला, उसके बाद हम नीचे उसको समझाते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। सिद्धाचार्य का सूत्र, सिद्धाचार्य का सूत्र, सिद्धाचार्य का सूत्र, सिद्धाचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपान, इस पूरे का क्या होता है? 2a होता है। यही हम लोग का सिद्धाचार्य का सूत्र होता है, जिससे सिद्धाचार्य नाव डॉक्टर ने दिया था। यह सूत्र हम तभी उपयोग करते हैं जब किसी द्विघात समीकरण का हल, मतलब गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते हैं, साधारण हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी इसका लिखेंगे, तो इसका उपयोग देता है, यही सिद्धाचार्य का सूत्र है। इसका उपयोग, सिद्धाचार्य का सूत्र का उपयोग हम तभी करते हैं जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव ना हो। तो लिखेंगे, तो इसका उपयोग, इसका उपयोग इसका उपयोग द्विघात समीकरण तो हल करने के लिए किया जाता है। हल करने के लिए हल करने के लिए किया जाता है जब क्या हो, द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव ना हो। अक्सर तभी हम प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग अक्सर तभी किया जाता है जब किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव ना हो। यदि उस द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव, यदि आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तभी आंसर सेम ही आएगा। और जब द्विघात समीकरण का क्या होता है, गुणनखंड संभव नहीं होता है, तब हम अक्सर इस सूत्र द्वारा ही उसका मूल या शून्य निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसरा फार्मूला विभिन्नता। इसमें हमें दूसरा फार्मूला पढ़ना है विभिन्नता। कि विभिन्नता फार्मूला क्या होता है?
विविक्तर। विविक्तर तो हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह क्या होता है, तो यह विविक्तर का सूत्र होता है डी बराबर -4ac। यही होता है हम लोग का विविक्तर का सूत्र। अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। कि जब किसी मतलब जिसे यहाँ पर द्विघात समीकरण हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है उससे अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो 2 मूल हो सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का हम 2 मूल निकलता है, तो वो मूल की जो मूल हमें प्राप्त होता है उनकी प्राकृतिक ऐसे हम मालूम लगाएंगे कि मूल क्या है, वास्तविक है कि समान है कि क्या है, काल्पनिक है। तो लिखेंगे मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ज्ञात करना। हम कैसे मालूम करें, जिसे हम मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल हमें प्राप्त होंगे, इसके कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। तो इनके तब मूल वास्तविक होंगे, तब मूल काल्पनिक होगा और तब मूल आपस में बराबर या समान होंगे। तो पहला है जब विविक्तर, जब विविक्तर, जब विविक्तर, विविक्तर डी क्या हो, डी 0 से बड़ा हो। जब विविक्तर का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो ना, तो मूल क्या होते हैं, तो मूल वास्तविक होते हैं, तो मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होते हैं, होते हैं। इसमें हमें दूसरा पढ़ना है कि जब विविक्तर क्या हो, जब विविक्तर, जब विविक्तर, जब विविक्तर डी क्या हो, जब विविक्तर जी क्या हो, डी 0 के बराबर हो, जो डी है वो क्या हो, 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो मूल क्या होते हैं, तो मूल समान होते हैं। जब विविक्तर मान क्या हो, 0 हो ना, तो मूल समान होते हैं, समान या बराबर होते हैं, समान या बराबर होते हैं। जब विविक्तर मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तो मूल क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं। चौथा इसमें तीसरा पढ़ना है कि जब विविक्तर क्या हो, जब विविक्तर यहाँ पे, जब विविक्तर नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट कि जब विविक्तर, जब विविक्तर, जब विविक्तर मान क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन। जो अभी यहाँ तो हम पीछे पढ़ रहे थे, जो क्या करते हैं ग्रेटर देन, यह है ग्रेटर देन का चिन्ह, यह इक्वल का चिन्ह, यह क्या है, तो यह लेस देन का चिन्ह है। लेस देन मतलब होता है छोटा, क्या हो, जब 0 से छोटा हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। या हम इसी तो लिख सकते हैं कि मूल क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। इसी तो हम लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होते हैं। जब भाई वास्तविक नहीं तो होता है काल्पनिक है, तो हम लिखेंगे इसी तो कि मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक
होते हैं, होते हैं। जब क्या हो, जब विविधता का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब क्या हो, डी बराबर -8 हो सकता है बेटा है, जीरो छोटा है, -2 हो सकता है, -3 हो, माइनस मतलब कोई भी, यदि इतना आप जानिए यदि विविधता क्या हो, ऋणात्मक हो, यदि विविधता का मान ऋणात्मक हो तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं या काल्पनिक होते हैं। अब हम लोग अपने उदाहरण नंबर एक बार और इस चीज को हम समझाते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़े सिद्धाचार्यता सूत्र, माना द्विघात समीकरण, जो सिद्धाचार्यता सूत्र है यह केवल द्विघात समीकरण तो पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर इसका उपयोग हम तब करते हैं जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव ना हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। यही से हमने क्या किया, ए बी सी का मान यहाँ लिया है, तो क्या करते हैं, तो चार ने तो अपना सूत्र दिया था कि -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे तो और बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर -4ac होता है, यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि बी स्क्वायर -4ac जो है ये क्या होता है, यह 0 से बड़ा होना चाहिए। जो बी स्क्वायर -4ac है ना, ये क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, यही सिद्धाचार्य का सूत्र होता है, इसका उपयोग हम द्विघात समीकरण तो हल करने में करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं विविधता का सूत्र, विविधता तो हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विविधता बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। उसके बाद हम लोग पढ़े मूलों की प्राकृतिक ज्ञातन, तब हम कैसे पता लगाएं कि मूल वास्तविक है कि मूल काल्पनिक है कि मूल बराबर है समान है। तो यदि विविधता का मान क्या हो, यदि विविधता का मान 0 से बड़ा हो तो क्या आता है, मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जब विविधता का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। जब विविधता का मान 0 के बराबर होता है, 0 होता है, तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और जब मूल क्या हो, जब विविधता का मान 0 से छोटा हो या ऋणात्मक हो, तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं या काल्पनिक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 7। तो हम लोग का उदाहरण नंबर 7 है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण 2s स्क्वायर -4s प्लस 3 बराबर 0 का विविधता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों पहले एक बार और यहाँ पर हम समझा देते हैं कि तब मूल निकालना संभव होता है, तब मूल संभव होते हैं, तब मूल संभव नहीं होता है। लिखेंगे कि जब विविधता जब विविधता जब विविधता क्या हो, जब विविधता 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो या 0 हो, 0 हो तो मूल निकालना संभव होता है, मूल ज्ञात करना संभव होता है, ज्ञात करना क्या होता है, संभव होता है, संभव होता है। जब क्या हो, जब मूल समान हो, अरे नहीं, जब विविधता का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो ना, तब हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, मूल संभव होते हैं। यदि क्या हो, विविधता का मान ऋणात्मक आ जाए तो फिर हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 तो पढ़ेंगे कि उदाहरण नंबर 7 में बोला है कि द्विघात समीकरण हमें दिया है, द्विघात समीकरण 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर -4s प्लस 3 बराबर
जीरो। तो आप विभितर ज्ञात कीजिए। इस टाइम क्या करना है, विभितर ज्ञात करना है, फिर मूलत हमें प्राकृत भी बताना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे चुटी समीकरण एकटा, चुटी समीकरण एकटा, समीकरण एकटा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस और प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर समीकरण एक टाटा करना है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप समझिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें एस स्क्वायर का ढूंढ क्या है, तो इसमें एस स्क्वायर ढूंढ ए है और समीकरण एट स्टॉप समीकरण एट मान लीजिएगा। और समीकरण एट में क्या है, समीकरण एट में एक्स का ढूंढ क्या है, दो है। तो यह ए किसके बराबर है, दो के बराबर है। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा दो। आप देखिएगा इसमें क्या है, इस समीकरण में एक्स ऋणांक बी है और समीकरण एट में क्या है, एक्स ऋणांक माइनस फोर है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर माइनस चार हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इस समीकरण में अचर पर सी है और समीकरण एट में अचर पर क्या है, थ्री है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर थ्री हो जाएगा। अब लिखेंगे चुटी विविधतर, चुटी विविधतर। विविधतर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा बी बराबर क्या प्राप्त होता है, बी बराबर माइनस चार प्राप्त हुआ है। तो माइनस चार का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान दो है और सी का मान थ्री है। तो यह हो जाएगा डी बराबर, डी बराबर देखिए यहाँ पर माइनस फोर का स्क्वायर का मतलब है ना, तो इस माइनस फोर का गुणा हमें क्या करना है, आपस में दो बार करना है। माइनस फोर इंटू माइनस फोर करना है। जब माइनस से जुड़ा माइनस में करने तो प्लस आ जाएगा, जब चार से जुड़ा चार में क्या हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। तो यह हो जाएगा सोलह माइनस, इधर क्या था, दो चार में आठ, आठ तीन 24, यहाँ हो जाएगा माइनस 24। तो डी बराबर जब निकालेंगे तो जब माइनस 24 में से प्लस 16 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 8 बचेगा। जिस चिन्ह का मान अधिक होता है हम उसी चिन्ह का लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का विविधतर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का विविधतर माइनस 8 हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और बोला है कि मूलों की प्राकृति बताइए, तो चुटी लिखेंगे, चुटी जो डी होता है जीरो से क्या है, छोटा है। जो डी मान है प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ है जीरो से छोटा, इसलिए मूलों की प्राकृति, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं हो जाएगा, काल्पनिक हो रहा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक नहीं होता या क्या होता, वास्तविक नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होता या नहीं होंगे लिख लेंगे यहाँ पर। मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या इसी तो आप लिख सकते हैं मूल क्या है, काल्पनिक है।
एक बार और हम इस सवाल तो समझा देते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण नंबर 7 में बोला है कि द्विघात समीकरण 2s² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 था विभिन्नता ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रतीति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, विभिन्नता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण लिख लेंगे, उसको मान लेंगे समीकरण 8। लिखेंगे चूंकि समीकरण 8 था a² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, b बराबर -4 और c बराबर 3। क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर s² दुरान क्या है, a है। तो फिर इस समीकरण 8 में क्या है, s² दुरान, समीकरण 8 में x² दुरान 2 है। तो a किसके बराबर है, a 2 के बराबर है। क्योंकि दुरान का हम तुलना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर a बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x दुरान क्या है, b है। आज समीकरण 8 में x दुरान क्या है, -4 है। इसलिए क्या हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा। इसमें क्या है, अचर पर c है, समीकरण 8 में अचर पर 3 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विभिन्नता बराबर अभी आप तो पीछे फार्मूला पढ़ाए हैं, विभिन्नता बराबर होता है b² - 4ac। इसी पर अत्यंत हमें विभिन्नता क्या प्राप्त हुआ है, विभिन्नता का मान हमें -8 प्राप्त हुआ है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था मूलों की प्राकृति बताइए। तो यहाँ पर जो विभिन्नता है वो 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे या मूल काल्पनिक होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने उदाहरण नंबर 8 को। अब हम लोग उदाहरण नंबर 8, इस सवाल तो प्यारे बच्चों आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यह सवाल देखने में थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत आसान है। सेम सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं, एकदम ऐसा ही सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं। सवाल पढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 8 है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पात्र की परिसीमा के एक बिंदु पर एक थामा इस प्रकार डालना है कि इस पात्र के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से थम्बों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर थम्बा डालना है? सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार पात्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्ताकार पात्र बना लेते हैं। यह क्या है, वृत्ताकार पात्र है। सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार पात्र बनाएंगे। ये हम लोग क्या है, वृत्ताकार पात्र है। यह है वृत्ताकार पात्र। अब बोला है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पात्र की परिसीमा, जो यह पीली लाइन है ना, ये क्या है, वृत्ताकार पात्र की परिसीमा है। परिसीमा मतलब बाहरी पृष्ठ, जो बाहर की अंतिम सीमा है ना, उसी तो हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार पात्र की परिसीमा के एक बिंदु पर एक थम्बा इस प्रकार डालना है कि इस पात्र के एक व्यास, पहले किसी बिंदु पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पर कोई मान लेते हैं बिंदु है। इस वृत्ताकार पात्र के परिसीमा के एक बिंदु पर, वह बिंदु कहीं भी हम ले सकते हैं, एक थम्बा डालना है। मान लेते हैं क्या है, एक बिंदु ए या ए बी के यहाँ पर थम्बा दिया ही, हम मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं। यह क्या है, पी है। 13 मीटर व्यास वाले, सबसे पहले हम आपको वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं कि वृत्त के बारे में क्या क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वृत्त बनाते हैं। यह क्या है, एक वृत्त है। यह एक वृत्त है। अब हम क्या कहेंगे कि इसकी जो यहां से यहां तक होती वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होती। यह क्या है, तो यहां से बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी बिंदु क्या है, ओ है। यहां से जो हमें लाइन प्राप्त आएगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी।
आप यहां से इधर खींच सकते हैं, आप इधर से इधर ले सकते हैं, इधर से आप इधर भी मिलाएंगे देता है जी, यह वृत्त त्रिज्या ही कहलाए जी। या आप यहां से यहां ऐसे मिलाते हैं भी क्या कहलाए जी, वृत्त त्रिज्या ही कहलाए जी। यदि आप यहां से यहां तक मिलाते हैं ना, यह भी क्या कहलाए जी, अभी वृत्त त्रिज्या ही कहलाए जी। या क्या है, यह बिंदु ओ है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ओ है, यहां से यहां तक वृत्त त्रिज्या होती है, यह भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी वृत्त त्रिज्या आर हो जाएगी, यहां से यहां तक भी वृत्त त्रिज्या आर हो जाएगी, और यहां से यहां तक भी वृत्त त्रिज्या आर ही हो जाएगी। क्या कहलाता है, वृत्त त्रिज्या कहलाती है। अब हमें दूसरा पार्ट बनाते हैं। अब इसी में वृत्त अब व्यास तो समझाएंगे हम, यहां तक तो हम वृत्त त्रिज्या समझाए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का व्यास समझाएंगे। यह है दूसरा वृत्त हम लोग का। यहां पर हम लोग अब हम क्या करेंगे, यहां से मान लेते हैं कि यहां से जो रेखा सीधी लाइन जाएगी, इस बिंदु से वृत्त के एक पृष्ठ से दूसरी पृष्ठ तो जो रेखा मिलाती होता कहलाती है, यह वृत्त का व्यास कहलाता है। आप यहां से यहां तक मिला सकते हैं, आप यहां से यहां तक भी मिलाएंगे ना, तो भी क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास ही कहलाएगा। यदि आप ऐसे भी इसको मिलाते हैं, कहीं से मिला सकते हैं आप, वृत्त के एक पृष्ठ से दूसरी पृष्ठ तो मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। यहां से यहां तक जो दूरी है क्या कहलाएगा, वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह वृत्त का व्यास है, यह क्या है, जो यहां से ए बी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, यह क्या है, तो यह वृत्त का व्यास कहलाएगा। जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास त्रिज्या के दोगुना होता है, जो यह वृत्त का व्यास है ना, यह वृत्त त्रिज्या के दोगुना होता है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। अब हम लोग का बिंदु यहाँ पी है, इस पर क्या करना है, एक थम्बा गाड़ना है, ऐसे तो ही मान लेते हैं, क्या है, ऐसे तो ही थम्बा गाड़ना है। यहाँ पर हमें तो इस प्रकार थम्बा गाड़ना है, ठीक। और क्या करना है, तो इस वृत्त से तो त्रिज्या हम मान लेते हैं, तो व्यास ले लेते हैं, क्योंकि व्यास बोला है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्तकार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक थम्बा इस प्रकार गाड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, व्यास ले लेते हैं। मान लेते हैं कि व्यास क्या है, यहां से यहां तक मिला देते हैं, क्या कहलाएगा, यह वृत्त का यह वृत्त का व्यास होगा, यह क्या हो जाएगा, तो यह वृत्त का व्यास है। अब बोला है कि इस पाठ के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, जो यह व्यास है, इसके दोनों अंत बिंदुओं पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनाना है, एक फाटक, ए और बी क्या करना, दो फाटक बनाना है। तो फाटक मतलब क्या बनाना है, दरवाजा बनाना है, यहां से बाहर निकलने के लिए हमें दो दरवाजा बनाना है। यहां से हमें बाहर निकलने के लिए यहां से यहां तक की दो दरवाजा बनाना है, मान लीजिए है दरवाजा है बाहर निकलने के लिए। अब बोला है कि दोनों अंत बिंदुओं पर फाटक ए और बी से थंबे की दूरियों का अंतर क्या है, 7 है। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। तो इन दो बिंदुओं से फाटक ए और बी से जो थंबा की दूरी है, अंतर क्या है, 7 है। यहां से यहां तक की दूरी होती, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती वो क्या है, इन दूरियों का अंतर 7 है। यहां से बिंदु बी से पी तक की दूरी जो है, आप बिंदु ए से पी तक की जो दूरी है ना, इनका अंतर 7 है। तो हम मान लेते हैं क्या है, पीबी बराबर क्या है, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं
तो यहां से यहां तक x है, तो क्या हो जाएगा, तो यह दूरी क्या हो जाएगी, तो यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी x+7 मीटर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने यहाँ x+7 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़िएगा तो इस पार्ट के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से थंबों की दूरियां का अंतर क्या है, 7 मीटर है। जब हम यहाँ से बिंदु बी से बिंदु पी तक की दूरी x है और बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी क्या है, x+7 है। जब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 7 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अंतर निकाल के आपको दिखाते हैं। एपी एपी हाँ, एपी माइनस क्या होना चाहिए, बीपी। तो क्या आना चाहिए, एपी क्या है हम लोग का, एपी है x+7 और माइनस क्या लेना है, बीपी माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एच से प्लस एच कट जाएगा, तो एपी और माइनस बीपी बराबर क्या आया है, साथ ही ना है, वही बोला है कि थम्मा ए और थम्मा बी से जो फाटक ए और फाटक बी से थम्बों की दूरी का अंतर क्या है, 7 मीटर, तो वही हमारा प्राप्त हो गया, तो इसलिए क्या x+7 हुआ है। अब हम लोग यहां मानेंगे माना, यहां पर हम लोग मानेंगे अब कि माना एपी माना बीपी बराबर क्या है, x मीटर है, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए एपी बराबर हो जाएगा x+7 मीटर। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ये तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप तो मालूम है कि समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। और प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें क्या बोला, जो व्यास है, जो हमें व्यास दिया वो क्या है, तो व्यास 13 मीटर है, ऊपर दिया है, यहां से हम लोग छोड़े हैं, व्यास हम लोग का 13 मीटर है, हम लोग का व्यास क्या है, तो हम लोग का व्यास 13 मीटर है। तो लिखेंगे चुटी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। चुटी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे चुटी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बीपी का एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर क्या होता बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर यदि हम इस एंगल के अनुसार लेने तो यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, यह आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो यह कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो कर्ण क्या है, ए बी बराबर 13 मीटर है, तो 13 का स्क्वायर बराबर एपी क्या है, तो एपी है x+7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x का स्क्वायर। चूंकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं
ए प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी क्या होता है, यह ए प्लस बीटा होल स्क्वायर का सूत्र होता है। और 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर क्या हो जाएगा, जब इस तुम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस एस स्क्वायर, यह हो जाएगा 169 बराबर एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जोड़ो तो 2s स्क्वायर हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14x, 7 दूना 14x। अब हम क्या रहे हैं इस 49 तो 75 रहेंगे तो यह हो जाएगा, इस 169 तो 75 रहेंगे, जो यह 169 हम क्या रहेंगे इस तो इस साइड लाइन के बराबर थे तो यह हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0, क्योंकि जो 169 रहता है बराबर ते लेफ्ट साइड में क्या है प्लस 169 है, जब बराबर ते राइट साइड 75 रहना क्या हो जाएगा माइनस 169 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 14x और जब 169 में से 49 जाएगा क्या आएगा माइनस 120 बचेगा, क्योंकि 169 क्या है ज्यादा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगेगा बराबर 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0। जब हम इस 2 तो 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0 अपान 2 हो जाएगा, जब 0 में 2 से बांटे तो 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0। यह क्या मान लेंगे हम लोग इसको समीकरण 8 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चुटी समीकरण 8 का, चुटी समीकरण 8 का, चुटी समीकरण 8 का ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर गुणा तो चाहिए नहीं है, b बराबर क्या हो जाएगा तो b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर माइनस 60 हो जाएगा। अब लिखेंगे चुट्टी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा d बराबर b क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 मान क्या है तो 8 है और सी मान क्या है माइनस 60 है। जब हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा d बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 छठा 24 240। जब और यहां से हम करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 200, जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो d बराबर हो जाएगा 289। अब आप यहां पर देखिएगा कि जो d का मान आया वो क्या आया है धनात्मक आया। कुछ बच्चे यहाँ पर फिर कंफ्यूजन में होंगे सर आप विभिन्न मान क्यों निकाले हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़िए कि बोला क्या ऐसा करना संभव है, क्या जो इस थम्मा जो यहाँ पर हम बिंदु P पर थम्मा डाले हैं क्या यह संभव है कि बिंदु फाटक बी और फाटक ए से बीच की दूरी का अंतर 7 ही होता, तो यह हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि यह संभव है। तो जब विभिन्न मान क्या होना चाहिए 0 हो या 0 से बड़ा हो
तब यह क्या हो रहा, तरना संभव हो रहा। यदि क्या आ जाए, यदि विविधता मान ऋणात्मक आ जाता या जीरो से छोटा आ जाता तो क्या तरना, यह तरना संभव नहीं होता, क्योंकि काल्पनिक मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जब तक कि वास्तविक और मूल समान नहीं होते। तो इसलिए लिखेंगे चुटी डी क्या है, पॉजिटिव है। चुटी क्या है, चुटी डी क्या है, जीरो से बड़ा है, इसलिए ऐसा करना संभव, इसलिए ऐसा ऐसा करना संभव है, करना संभव है, संभव है, इसलिए ऐसा करना क्या है, संभव है। और बोला है, और प्रश्न में बोला था कि यदि संभव हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बोला है कि यदि ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर थम्मा झाड़ना है, मतलब हमें एक्स का मान भी बताना है कि बिंदु बी से कितने मीटर की दूरी पर थम्मा झाड़े और बिंदु ए से या फाटक बी से कितने मीटर की दूरी पर थम्मा डालना है और फाटक ए से कितने मीटर की दूरी पर थम्मा डालना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक्स ही निकालना। जब हम एक्स निकाल लेंगे तो फिर हम मालूम चल जाएगा कि फाटक बी से कितने मीटर की दूरी पर हमें थम्मा डालना है और फाटक ए से कितने मीटर की दूरी पर थम्मा डालना है। तो लिखेंगे चुटी श्रीधराचार्य के सूत्र से, यहाँ लिखेंगे चुटी श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो x बराबर हो जाएगा, बी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो बी का मान हमें प्राप्त हुआ है, बी बराबर हमें 60 प्राप्त हुआ है। तो यह हो जाएगा -60 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो रूट क्या है, बी का मान 60 है तो 60 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 8 है इंटू सी का मान -60 है अपन 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x बराबर जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, -60 प्लस माइनस, अभी जस्ट हम बी स्क्वायर -4ac तो हल थे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 289 प्राप्त हुआ है। जस्ट अभी हम इसको पीछे हल देते हैं, बी स्क्वायर -4ac तो मान देता है 289 हो जाएगा रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -60 प्लस माइनस 289 का प्यारे बच्चों वर्गमूल क्या होता है, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा अपन 2। अब लिखेंगे चुटी प्लस लेने पर, चुटी प्लस लेने पर जो यहाँ पर हमने माइनस और प्लस का चिन्ह लगाया है, यहाँ से हम लोग एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि प्लस लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा -60 प्लस 17 अपन 2। तो x बराबर हो जाएगा, जब 17 में से -60 जाएगा तो 10 बचेगा अपन 2। यहाँ से यहाँ काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5। अब लिखेंगे चुट्टी माइनस लेने पर, जब हम यहां से माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहां से x बराबर -60 -17 अपन 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -24 अपन 2। जब काटेंगे तो आएगा x बराबर -12। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि दूरियां तभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। यदि आप लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि दूरियां तभी दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं, सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती है।
दूरियां क्या होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए इसलिए x बराबर हम क्या लेंगे, इसलिए हम 5 लेंगे। तो यहाँ x क्या है तो लिखेंगे अतः यहाँ पर अतः अतः फाटक b से यहाँ पर लिखेंगे अतः फाटक, यहां से लिखेंगे कि अतः फाटक b से अतः फाटक अतः अतः फाटक फाटक b से 5 मीटर की दूरी पर थम्बा डालना होगा, थम्बा डालना होगा तथा और यहाँ लिखेंगे और थम्बा और फाटक बी से अतः फाटक ए से यहाँ पर लिखिएगा कि अतः फाटक बी से 5 मीटर की दूरी पर थम्बा डालना होता, और फाटक ए से फाटक ए से कितना दूरी पर डालना होगा, तो क्या है फाटक ए से बिंदु पी तक की दूरी क्या थी, x + 7 क्या हो जाएगा 12 मीटर की दूरी पर डालना होता। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर बीपी बराबर 5 मीटर और एपी बराबर क्या हो जाएगा 12 मीटर। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में पर्सनली 4.3 के साथ। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।